हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल माइसोर इंस्टीट्यूट। हमने इससे पहले इस चैप्टर में सारे टॉपिक क्लियर कर लिए थे। आज के हमारे पास टॉपिक हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन, और इसके आगे का एक डेरिवेशन है जो कि ब्रॉड साइड पोजीशन कहते हैं उसके लिए है। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक डायपोल तक पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक डायपोल में हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं। उसका डायमेंशन फार्मूला देख लिया था, उसकी एसआई यूनिट देख ली थी, और जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसकी डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज तक होती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, उसी तरह से जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक होती है। आज हमें जो डेरिवेशन करना है उसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमें फाइंड करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एट एक्सियल पोजीशन पे। तो सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल वो होता है जिसके पास दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास ये एक डायपोल है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो 2L है। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट P है जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। वो जो P पॉइंट है हमारा उसको हम यहाँ मान लेते हैं जो कि इस डायपोल से उसी की एक्सिस पर है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये P पॉइंट पे हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। जब ये प्लस Q चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जब फोर्स लगाएगा तो इसकी इंटेंसिटी को हमने E1 मान लिया, और जो हमारे पास ये माइनस Q चार्ज है वो भी इस पे फोर्स लगाएगा तो हमने इसकी इंटेंसिटी को E2 मान लिया है। यहाँ पे जो E1 की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा दिखाया जा रहा है क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से इस P पॉइंट के बहुत ज़्यादा पास है। पास होने की वजह से इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा लगेगी, जिसके कारण हमने E1 की इंटेंसिटी को ज़्यादा दिखाने के लिए उसकी डिस्टेंस को ज़्यादा किया है। और जो आपका माइनस Q चार्ज है वो प्लस Q चार्ज से 2L डिस्टेंस पीछे है। तो जैसे ही डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू कम होगी तो इंटेंसिटी भी अपने आप कम हो जाएगी। इसीलिए हमने यहाँ पे E2 की वैल्यू को थोड़ा सा कम करके दिखाया है एरो को। जो यहाँ पे हमने O माना है, O इस डायपोल का सेंटर है। इस डायपोल के सेंटर से हम P तक के डिस्टेंस को R मान लेते हैं। तो अगर इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो प्लस Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज से लेके P तक की डिस्टेंस हमारे पास R में से L को अगर हम माइनस कर देंगे उतनी हो जाएगी। जैसे कि ये डिस्टेंस हमारे पास 2L दी हुई है और ये जो आपका O है ये इसका सेंटर है, तो सेंटर पॉइंट से ये आपका 2L दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। वो होगा हमारे पास L और L। जो हमारे पास यहाँ पे प्लस Q से लेके P तक की जो डिस्टेंस है वो R माइनस L हो जाएगी, क्योंकि OP की जो डिस्टेंस है वो R है और R में से हमने ये वाला L OQ का वो हमने माइनस कर दिया है, तो इसलिए ये डिस्टेंस हमारे पास R माइनस L बचेगी। और इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो माइनस Q से लेके P तक की डिस्टेंस हमारे पास R प्लस L होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ O से लेके P तक के डिस्टेंस को हमने R माना है और उसके बाद इसमें L को हमने जोड़ दिया है। इसका हम नाम दे सकते हैं, प्लस Q चार्ज को A और माइनस Q चार्ज को B पॉइंट नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास E1 में से हम E2 को माइनस कर देंगे। E1 को हमने इसलिए आगे लिया है क्योंकि E1 की जो इंटेंसिटी है वो प्लस Q चार्ज से लग रही है और प्लस Q चार्ज इस P पॉइंट यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के पास है। पास में होने के कारण ये इस पे ज़्यादा इंटेंसिटी लगा सकेगा, इसीलिए हमने इसको E1 ले लिया है और E1 में से E2 को माइनस कर दिया है, क्योंकि जो आपका माइनस Q चार्ज है वो इस P पॉइंट पे अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है, जिससे कि E1 की इंटेंसिटी E2 की इंटेंसिटी से इफेक्टेड हो रही है और वो उसको माइनस कर दे रहा है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में जब बताया था कि अगर दो इंटेंसिटी की डायरेक्शन अलग अलग हैं
तो पहली वाली इंटेंसिटी से हम दूसरी वाली इंटेंसिटी को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। अगर दोनों की डायरेक्शन एक ही होती तो हम उसको जोड़ देते। तो यहाँ पे E1 की डायरेक्शन अलग है और E2 की डायरेक्शन अलग है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले से अगर हम यहाँ पे E1 की वैल्यू रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास E1 की इंटेंसिटी अगर हम लिखेंगे तो वो आएगा 1/4πε0 और हमारे पास यहाँ पे जो चार्ज है वो प्लस Q है, तो हमने यहाँ लिख दिया Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो A से लेके P तक की डिस्टेंस हमारे पास क्या दी हुई है, R माइनस L। तो यहाँ आ जाएगा R माइनस L का स्क्वायर माइनस, अगर हम यहाँ से E2 की वैल्यू निकालें तो हमारे पास जो E2 है वो माइनस Q के द्वारा लगाया हुआ चार्ज है, फोर्स है। तो यहाँ पे हमारे पास 1/4πε0 और यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी में आता है, इसीलिए ये माइनस Q का चार्ज प्लस Q में ही माना जाएगा बाय। और यहाँ पे हमारे पास B से लेके जो P तक की डिस्टेंस है वो दी है R प्लस L। तो यहाँ आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इंटेंसिटी की अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1/4πε0 और 1/4πε0 और ये Q, ये दोनों की दोनों वैल्यू कॉमन आ जाएंगी बाहर। तो हमारे पास वैल्यू बचेगी Q अपॉन 4πε0 1/R माइनस L टू द होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L टू द होल स्क्वायर। इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R माइनस L टू द होल स्क्वायर और R प्लस L टू द होल स्क्वायर। R माइनस L से R माइनस L टू द होल स्क्वायर हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास ऊपर वैल्यू बचेगी R प्लस L टू द होल स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा R माइनस L टू द होल स्क्वायर। इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/4πε0 Q। इसका हम फॉर्मूला खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। R माइनस L टू द होल स्क्वायर R प्लस L टू द होल स्क्वायर। इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q। यहाँ से अगर हम माइनस का अगर इंटू कर दें तो हमारे पास आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर प्लस माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL। और यहाँ पे जब दोनों बेस की पावर सेम है तो दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि आ जाएगा R माइनस L और R प्लस L टू द होल स्क्वायर। ये वैल्यू से कट जाएगी तो हमारे पास बचेगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q R प्लस 2RL तो हमारे पास आ जाएगा 4RL और ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें तो हमारे पास डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है P इज इक्वल टू 2L और उसका प्रोडक्ट करते हैं हम Q के साथ। तो हमारे पास डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है 2QL। तो अगर हम यहाँ से उसकी वैल्यू निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी हमारे पास 1/4πε0 और यहाँ पे हमारे पास 4RL दिया हुआ है। इस 4RL को हम लिख सकते हैं 2 × 2QL × R। इस वैल्यू को यहाँ पे ऐसे लिख लिया जा सकता है। तो 2QL की जगह हम लिख सकते हैं डायपोल मोमेंट एंड और अदर वैल्यू क्या बच रही है हमारे पास 2 और यहाँ पे एक R बच रहा है। डिवाइड में हमारे पास वैल्यू हो जाएगी R स्क्वायर
माइनस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास बोला गया है कि जो डायपोल एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर दो चार्ज के जो बीच का डिस्टेंस दिया है 12, वो बहुत ज़्यादा छोटा है। बहुत ज़्यादा छोटा है मतलब कि जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो आएगा 10 टू द पावर माइनस 9, 10 टू द पावर माइनस 8, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर में। और उसके हिसाब से अगर हम r की डिस्टेंस देखें तो r की जो डिस्टेंस है वो कुछ सेंटीमीटर्स में आएगी। तो इसके हिसाब से जो 2l है उससे भी छोटी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी l की, और उससे भी छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी l के स्क्वायर की। एक तो ऊपर से छोटी वैल्यू, अब उसका भी स्क्वायर करेंगे तो वो और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। जैसे 0.5 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.25, तो वैल्यू और ज़्यादा कम हो जा रही है। तो इस हिसाब से जो हमारे पास r है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है l से, इसीलिए हम l स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। तो यहाँ पे से l स्क्वायर हमारे पास से नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr बाय r टू द पावर 4, क्योंकि यहाँ पे तो आपका ये एल स्क्वायर 0 हो गया तो ये पावर हो जाएगी आपके पास यहाँ पे 4। यहाँ से अगर हम एक r से एक r की पावर कैंसिल कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr क्यूब। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वही डायरेक्शन ऑफ डायपोल भी है। डायरेक्शन ऑफ डायपोल क्या है हमारे पास, माइनस से पॉजिटिव, माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होता है। और हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी बड़ी है, E1। तो E1 का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन है। Our next derivation is electric field intensity due to electric dipole at equatorial position। तो यहाँ पे हमारे पास सेम उसी केस की तरह एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसके पास चार्जेस हैं हमारे पास प्लस Q और माइनस Q। इसके जो बीच का डिस्टेंस है वो है हमारे पास 2l, और इसका भी एक सेंटर है O जो लेंथ को L और L में बांट देता है। इसका भी नाम हमने A और B दे दिया है। अब हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो ये P पॉइंट दिया हुआ है, ये P पॉइंट बिल्कुल इस O पॉइंट से के सामने है, जैसा कि परपेंडिकुलर है इस डायपोल पर। तो यहाँ पे हमारे पास A से लेके ये P तक के डिस्टेंस को मिला लेते हैं पहले, फिर ये A से लेके तो P से लेके B तक के डिस्टेंस को हमने यहाँ पे मिला लिया है। अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करें तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे Q0 रखा हुआ है ये इसको रिपेल करेगा, और यहाँ पे जो P चार्ज Q0 रखा हुआ है यहाँ पे इस B चार्ज यानी माइनस चार्ज के द्वारा इसको अट्रैक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो इंटेंसिटी लग रही है E1 और एक इंटेंसिटी लग रही है E2। जो दोनों ही इंटेंसिटी हैं वो बराबर होंगी। यहाँ पे आपके पास एक बार जो फोर्स लगता है वो ऊपर भी लगता है और इंटेंसिटी, और वही इंटेंसिटी एक बार नीचे भी लग सकती है। तो हमारे पास यहाँ पे E1 इंटेंसिटी ऊपर लगेगी और E2 इंटेंसिटी नीचे लगेगी। अब एंगल बांट लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो E1 इंटेंसिटी है वो इस डायरेक्शन में लग रही है और E2 इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में लग रही है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी E वो सामने के डायरेक्शन में आएगी। अब यहाँ पे यहाँ के एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। तो ये जो आपका AB है ये बिल्कुल पैरेलल है इस P से लेके E तक के डिस्टेंस के। ये जो ये दोनों लाइनें हैं ये आपस में पैरेलल है। ये वाला एंगल हमने थीटा माना है, तो जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही सेम एंगल यहाँ पे भी बनेगा। जो एंगल यहाँ पे थीटा डिग्री बन रहा है वही सेम एंगल यहाँ पे भी बनेगा। तो हमारे पास जहाँ पे थीटा एंगल नहीं होता उसको हम क्या मानते हैं, साइन थीटा। तो ये ऊपर वाली लाइन हो जाएगी E साइन थीटा, और नीचे वाली जो लाइन हो जाएगी हो जाएगा E2 साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा एंगल है, तो जहाँ पे थीटा एंगल होता है उसको हम क्या मानते हैं,
कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी E2 कॉस थीटा। तो हमारे पास जो नेट रिजल्टेंट आ रहा है वो नेट रिजल्टेंट हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अगर हम इन कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लें बाय रिजॉल्विंग कंपोनेंट्स, हमारे पास जो E1 साइन थीटा है और जो आपके पास E2 साइन थीटा है वो बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर आ जाएंगे एक दूसरे के। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो E1 है वो बराबर आ जाएगा किसके, E2 के। और ये वाला चीज समझ में आई क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे E1 cos थीटा लग रहा है, ये वाला E2 cos थीटा लग रहा है, तो आपके पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो ये आएगी, और यहाँ पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E1 cos थीटा E2 cos थीटा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो अब यहाँ से अगर हम नोटिस करें तो वहां में हमने ए से लेके पी तक की डिस्टेंस निकाली थी E1 के लिए, और E2 के लिए भी ऐसी ही डिस्टेंस निकाली थी। तो हम यहाँ से AP की डिस्टेंस निकालेंगे E1 इंटेंसिटी के लिए, क्योंकि E1 इंटेंसिटी लग रही है उसके लिए AP निकालेंगे, और जो हमारा E2 निकालना है उसके लिए B पॉइंट से लग रहा है, तो हमें BP की भी डिस्टेंस चाहिए होगी। तो अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास एक ट्राइंगल है POB, ट्राइंगल POB में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना है, PB या BP, तो BP का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस OB का, तो हमारे पास BP की वैल्यू नहीं है, BP स्क्वायर वैसे ही रहेगा। OP की वैल्यू को हम R मान लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पे OP की जगह पे R रख दे तो वो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस, और OB की वैल्यू हमें दी हुई है L स्क्वायर, तो यहाँ से अगर हम BP की वैल्यू निकालें तो BP इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो अगर हम यहाँ से देखें तो जो हमारा BP है वो बराबर है हमारे पास AP के, क्योंकि यहाँ पे बनने वाला थीटा एंगल और यहाँ पे बनने वाला थीटा एंगल, दोनों एंगल बराबर हैं। जब भी एक ट्राइंगल में दो एंगल बराबर होते हैं तो उसकी दो साइड बराबर होती हैं, इसीलिए जो हमारे पास AP और जो BP है वो दोनों सेम आ जाएगा। अगर हम यहाँ से वैल्यू रखें तो हमारे पास हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर है, E1 साइन थीटा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के, जो हमने यहाँ से निकाला। और अभी हमने निकाला था जो हमारी E1 वाली वैल्यू है वो E2 वाली वैल्यू के बराबर है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 की जगह पे भी हम रख देंगे E1, और ये cos थीटा वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ से अगर E की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 2E1 cos थीटा। अगर हम यहाँ से E1 की वैल्यू निकालें तो E1 की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज हमारे पास दिया हुआ है E1 के लिए प्लस Q, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है हमारे पास AP BP के बराबर है, और BP की डिस्टेंस क्या आ रही है हमारे पास रूट R स्क्वायर बाई L स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है cos थीटा। अब cos थीटा को अगर हम देखें एक ट्राइंगल POB के अंदर, ये ट्राइंगल दिया है POB के अंदर अगर हम देखें तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल में अगर हम देखें यहाँ 90 डिग्री है थीटा एंगल है, तो बेस हो गया OB, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास L, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ निकाली अभी हमने अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और यहाँ पे हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर होता है, तो डिस्टेंस हमारे पास रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, लेकिन हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो E की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL, तो 2QL किसके बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है, इसलिए हम यहाँ पे P लिख देंगे।
और यहाँ पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ से इस स्क्वायर से ये रूट वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और यहाँ बचेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम आगे इसको सॉल्व करें तो हमारे पास p अपॉन में यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो पावर एड ऑन हो जाएगी बेस सेम होने पे, इसकी पावर 1 इसकी पावर हाफ, तो पावर टोटल हो जाएगी 3/2। हमारे पास सेम इससे पहले वाले केस की तरह जो हमारे पास r की वैल्यू है वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी है देन l, तो इसीलिए जो हमारे पास एल स्क्वायर की वैल्यू है वो 0 के बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे उसको, तो आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p, यहाँ आ जाएगा r स्क्वायर और इसकी पावर आ जाएगी 3/2। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p, यहाँ स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा r क्यूब। यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज नोटिस करें तो हमारे पास दिया हुआ है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, वेयर एज जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द डाइपोल है, वहीं एक्सियल पोजीशन के लिए जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन था वो डाइपोल के डायरेक्शन के सेम था। ये बात आप नोट डाल के लिख लीजिएगा दोनों डेरिवेशन के बाद में। अगर हम एक्सियल पोजीशन के लिए इंटेंसिटी की वैल्यू देखेंगे तो वहां पे हमारे पास आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ फॉर अ सेम डिस्टेंस। हमारे पास ब्रॉड साइड पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। तो सेम डिस्टेंस के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन पे डबल होती है देन इक्वेटोरियल पोजीशन। Our next derivation is electric field intensity due to electric dipole at any position। हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू एज इट इज, जैसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है वो 2l होता है, इसका भी 2l है और इसका एक सेंटर है O। यहाँ से एक पॉइंट दिया हुआ है P पॉइंट, इसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब ना तो ये एक्सियल पोजीशन पे है ना ही ब्रॉड साइड पोजीशन पे है, लेकिन ये जो डेरिवेशन सॉल्व होता है ये उन्हीं दोनों की मदद से सॉल्व होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे हमने डायपोल के लिए निकाली थी ब्रॉड साइड पोजीशन और एक्सियल पोजीशन के लिए, वैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे उन दोनों की मदद से। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेंटर से इसका डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं r, लेकिन इस कंडीशन में सेंटर से उसका डिस्टेंस ही मायने नहीं रखता। जैसे एक्सियल पोजीशन पे अगर पॉइंट और दूर रख देंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, या इस ऐसे हम देखें अगर इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए हम देखें तो उसमें भी सेम कंडीशन थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एंगल भी डिपेंड करता है कि इस डायपोल से ये जो P पॉइंट है ये कितने एंगल से दूर है, तो इसीलिए इसको हम पोलर फॉर्म में लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस r है इसलिए इसको r ले लिया और यहाँ से इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो थीटा है। ये जो थीटा एंगल है उसको हम कहाँ पे लेंगे ये बता देता हूँ मैं आपको। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डायपोल होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो -q से +q के डायरेक्शन में होती है। तो जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसी डायरेक्शन में हम थीटा एंगल लेंगे। तो थीटा एंगल हमारे पास कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस से पॉजिटिव होती है, इसीलिए जो एंगल लिया हमने यहाँ पे लिया। अगर इस लाइन को अगर हम ऐसा घुमा देंगे तो हम एंगल यहाँ से नहीं लेंगे, हमें एंगल हमेशा हम पॉजिटिव वाले के पास से लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन माइनस से पॉजिटिव की तरफ होती है। जो हमारे पास ये डायपोल दिया हुआ है, इस डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है हमारे पास वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव में आता है। लेकिन अभी हमको जो इसको सॉल्व करना है वो पिछले दो डेरिवेशन की मदद से करना है, इसीलिए
हम इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं। हमारे पास इसको बांटने के लिए हम यहाँ पे एक डायपोल और बना ले रहे हैं। तो ये डायपोल हमने एक और बना लिया यहाँ पे। जब हमने इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया तो थीटा एंगल हमारा कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। तो जो हमारा ये वाला डायपोल है ये हो जाएगा हमारे पास P cos थीटा, और सेम जो इसके परपेंडिकुलर सामने है तो यहाँ पे जो हमारे पास ये डायपोल, इसका जो डायपोल मूवमेंट है वो बनेगा P sin थीटा। अब इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास एक्सियल और ब्रॉड साइड दोनों पोजीशंस का इक्वली यूज होगा। यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला डायपोल है इसको हम मान लेते हैं A डैश और B डैश। जो A डैश B डैश है वो इस P पॉइंट के लिए एज अ एक्सियल डायपोल यूज हो रहा है, तो ये वाला पोजीशन इसके लिए एक्सियल पोजीशन हो जाएगा। और अगर हम एक्सियल पोजीशन से देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक्सियल पोजीशन के लिए इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा रहा है वो कौन लगा रहा है, A डैश B डैश। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, P cos थीटा। तो यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें फॉर A डैश B डैश डायपोल एट P पॉइंट तो वो हमारे पास हो जाएगा E1 इज इक्वल टू, एक्सियल पोजीशन के लिए हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ रही थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाय आर स्क्वायर। इससे पहले जब एक्सियल पोजीशन के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी थी तो हमारे पास वैल्यू आ रही थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p आर स्क्वायर। और यहाँ पे कंपोनेंट को रिजॉल्व करते समय यहाँ पे cos थीटा आया, इसलिए हमने ये वाला cos थीटा ले लिया है। अगर हम ब्रॉड साइड पोजीशन के लिए देखें तो इस वाले डायपोल का नाम अगर हम दे दें A डबल डैश B डबल डैश तो हमारे पास इस P पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कौन लगा रहा है, A डबल डैश B डबल डैश डायपोल। और वो जो इंटेंसिटी लगा रहा है वो कितनी इंटेंसिटी लगा रहा है, दैट इज P sin थीटा एट पॉइंट P। यहां लिख लीजिएगा एट पॉइंट P। तो ब्रॉड साइड पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय आर क्यूब। और यहाँ पे हमें साइन थीटा दिया हुआ है इसलिए हम ले ले रहे हैं साइन थीटा। यहाँ पे वैल्यू आर क्यूब कर लीजिएगा। जब हमने इससे पहले एक्सियल पोजीशन पढ़ा था तब जो हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्शन ऑफ डायपोल के बराबर था। तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ डायपोल क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हमारे पास जो डायपोल का डायरेक्शन है वो यू है, इसीलिए तो जो ये इस P पॉइंट पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है अगर इस डायपोल को ऐसे घुमा के देखेंगे तो हमारे पास जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है वो भी किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। क्योंकि जो डायपोल का डायरेक्शन होता है वही एक्सियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन होता है। तो इसी डायपोल को अगर हम ऐसे घुमा के देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे लग रही है, डायपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसीलिए एट P पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में डायपोल का डायरेक्शन होगा। और अगर हम इसी पॉइंट को अगर यहाँ से ऐसे घुमा के देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ब्रॉड साइड पोजीशन के लिए अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस से प्लस की तरफ होती है तो इसका उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे E2 लगेगी। अगर हम इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब E अगर निकालें तो वो कहीं बीच में रिजॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। लेकिन यहाँ पे जो थीटा एंगल हमारे पास बन रहा है इन दोनों के बीच वो 90 डिग्री बन रहा है, इसीलिए ये आ जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90। cos 90 की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 0, इसीलिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ E1 और E2 की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू, हमारे पास E1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा
बाय आर क्यूब टू द होल स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1/4πε0 p sin थीटा बाय आर क्यूब। हमारे पास इसके बाद अगर E की वैल्यू निकालें हम, तो अगर हम इन दोनों में से कॉमन लें तो हमारे पास 1/4πε0 p आर क्यूब। अगर दोनों ही वैल्यू में से हम कॉमन लेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर हमारे पास बाहर आ जाएगा। अगर हमने इसमें से इसका स्क्वायर निकाल लिया तो हमारे पास बचेगा 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर और यहाँ पे इसका स्क्वायर। अगर ये वैल्यू हमने पूरी बाहर निकाली तो हमारे पास बचेगा 1/4πε0 p बाय आर क्यूब अंडर रूट। यहाँ पे वैल्यू बचेगी 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1/4πε0 p बाय आर क्यूब। ये हमारे पास वैल्यू अगर इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 p बाय आर क्यूब रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ पे अगर हम इन दोनों के बीच का एंगल अगर अल्फा मान लें तो tan अल्फा अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास tan अल्फा कितना आ जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर है, E2 के बराबर है। तो आ जाएगा हमारे पास E2 और बेस कितना है हमारे पास E1। अगर हम यहाँ पे E1 और E2 की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास E2 की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 p sin थीटा बाय आर क्यूब। और अगर हम यहाँ से दूसरे वाले E1 की वैल्यू देखें तो हमारे पास वैल्यू है 1/4πε0 2p cos थीटा बाय आर क्यूब। ये पूरी वैल्यू से कट जाएगी, बचेगा क्या हमारे पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन में यहाँ पे दिया हुआ है 2। ये हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालें तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। तो हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू tan थीटा की वैल्यू से हाफ होगा। अगर हमें टोटल एंगल निकालना हो कि आप ये बताइए कि इस डायपोल से हमारे पास टोटल एंगल कितना निकल रहा है, तो हमारे पास टोटल एंगल की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास थीटा प्लस अल्फा। नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोड वेरी सून।